इस सम्मेलन के विषय और विषय वस्तु से अवगत कराने के लिए अब मैं निवेदन करूंगी समीर कोचर जी से, जो अध्यक्ष हैं स्कॉच के, कि वो मंच पर आएं और हमें आज के इस थीम से, इस टॉपिक से अवगत कराएं। आप एक सुधारक हैं, इतिहासकारक हैं और स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन के रूप में आप जाने जाते हैं। आपने 20 से अधिक खंड लिखे हैं, यानी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से सबसे प्रशंसित पुस्तक मॉडिनोमिक्स है, एंड द लेटेस्ट बीइंग इंडिया 2047। उनके काम को विश्व स्तर पर सराहा गया है और श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री एम वेंकैया नायडू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री पी चिदम्बरम और भी बहुत से दिग्गजों ने उनका समर्थन किया है, उनकी प्रशंसा की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज, मैं प्लीज कॉल अपॉन स्टेज समीर सर, chairman Scotch. So every time, I come up to this podium, I try to share something personal. So one of the things that, I have often wondered when I also attend conferences. So there is this room, exclusive area where speakers sit before the conference, and they're supposed to have very enlightened conversations. And I've always been curious as to what is it that they talk about. तो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने बाहर बैठ के क्या बात की, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने तो ये बात करी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अचार नहीं डाल सकती। वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई, देयर इज दिस होल नरेटिव अबाउट जॉबलेसनेस, एंड दिस एंटायर जनरेशन दैट इज कमिंग आउट टुडे, which is generation LLM, will be dysfunctional because whatever we are teaching these large language models, nothing new is being created, and so in 10 years they'll be dated. So then I told him that no, culture and context are two things missing, वो नहीं हो सकता। तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला, क्योंकि मैंने अचार डालने की प्रक्रिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इतना ज़्यादा हमारे कल्चर में इनबिल्ट है कि हमारी फैमिली में एक पिकलिंग डे होता है कि जब समर सॉलिसिट ख़त्म हो जाता है, मतलब 21 जून के बाद जिस दिन बहुत भारी बारिश होती है, उस दिन को हम पिकलिंग डे बोलते हैं, और उस दिन आम का अचार डलता है और पूरी फैमिली इकट्ठा होके उसको डालती है। तो ये मैंने कहानी जो है लिंक्डइन पे पोस्ट करी अचार की फ़ोटो के साथ, 6 लाख तो उसको व्यू आए। तो अब मैं मतलब इकॉनमी पर लिखता हूँ तो मेरे ख्याल 6,000 नहीं आते, बट ये पोस्ट जो मैंने लिखी कि AI can't make pickle, 600,000 views, some almost like 100 shares, and it's kind of resounding globally. So somebody took up the challenge and he says कि नहीं, AI pickle बना सकती, उसने रेसिपी भेजी। तो उसने जो रेसिपी भेजी, मैंने बोला ये बना के आप देखिए, ये खाने लायक नहीं है, उसमें कलौंजी इतनी ज़्यादा डाली कि कड़वा बनेगा अचार। So I am just trying to give you a perspective, things that will never change. Our culture, our context, our tradition is never going to change, and you'll always need human beings in this artificial intelligence driven world. So let's not go by these narratives. You and I are never going to be obsolete. I was also reading this morning, there was this article by Ram Madhavji, op-ed I think in Indian Express, where he talked about how this liberal left narrative that has been going on for decades in the world has to change into account the changed political reality and global dynamics, and has to move towards more of a conservative right. तो ये लेफ्ट लिबरल क्या है और इस नरेटिव के क्या मायने हैं और उसका क्या फ़र्क हमें इंडिया में पड़ता है, ये मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि WTO, after the signing of WTO, there is nothing much that you can do about tariffs and things like that. You can't say that India will impose so much tariff on laptop, or it will impose so much tariff on this, that and the other, because no country can do that unilaterally. So there's very little that can be done on the tariff front. So the entire focus of the world today is towards non-tariff barriers. तो वो क्या हुआ कि रशिया के अगेंस्ट बैन लगा दीजिए बिकॉज वो यूक्रेन से वॉर कर रहा है, तो उसका ट्रेड से क्या लेना देना है, दैट्स अनदर थिंग। या आप किसी और कंट्री के अगेंस्ट बैन लगा दिए, ईरान के लगा दिए, उसकी ह्यूमन राइट्स खराब है, उसका कुछ। सो लॉट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज कमिंग इन, and in most cases you find it is the canned wisdom of India
जो एक हमारी अपनी मॉरल साइंस होती थी कि किसी का बुरा नहीं करना, सदा सच बोलो, किसी को तंग नहीं करो, जो हमारा अपना कल्चर है उसको पैकेज कर दिया कि जी इसका नाम ESG है, इसका नाम CSR है, इसका नाम ये है, ये अब आप इम्प्लीमेंट करो, और उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस हम बताएंगे आपको। अरे भाई साहब, ये तो हमने बनाया था, आप क्या बनाएंगे? और हर कंट्री का कॉन्टेक्स्ट फर्क है। सो व्हाट हैपन्स इज के मोरालिटी हमारी, मापदंड उनके। सो आर मोरालिटी बट बेंचमार्क इज देयर्स। We say take care of the people, last person in the line, you must take care of that person first, as Gandhi ji said that. And all this thing is coming repackaged to us as human development, human rights, this, that and the other, and they are being defined in a very Western concept. They are not defined keeping global south in mind, they are defined keeping global north in mind. And the problem is कि इन लोगों को मैं बोलता हूँ ये केनिशियन इकोनॉमिक्स के भक्त हैं, क्योंकि जो काम इकोनॉमिस्ट का भी नहीं है वो काम भी इकोनॉमिस्ट करते हैं। तो आर पब्लिक पॉलिसी हैज़ बीन काइंड ऑफ स्पेसिफिकली इन इंडिया हैज़ बीन केप्ट हॉस्टेज बाय इकोनॉमिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग। सो क्लाइमेट की बात करनी है तो इकोनॉमिस्ट करेगा, हेल्थ की बात करनी है तो इकोनॉमिस्ट करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करनी है तो वो भी इकोनॉमिस्ट करेगा, न्यूट्रिशन की बात करनी है तो वो भी इकोनॉमिस्ट करेगा, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? और आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान है, डोमेन नॉलेज है, तो एक स्पेस जो कि सोशल साइंटिस्ट के लिए होनी चाहिए या डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए होनी चाहिए, बाय फॉलोइंग दिस वेरी ग्लोबल नॉर्थ ओरिएंटेड मॉडल वी हैव लेट गो, एंड द एंड रिजल्ट इज दैट यू फाइंड दैट इंडियाज नरेटिव्स आर वेरी वेरी पुअर। सो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे, वी गोइंग टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047. So what is it that we ought to do as civil society, as external forces? So we've identified some of these gaps. The second conversation we were having, Sanjay was sitting there and he says कि आपका काम तो बहुत ही प्रभावित है, अच्छा है, but इसको गवर्नमेंट इसका संज्ञान कैसे लेती है? How does government come to know? तो हमने कहा बॉस ऐसा है कि जिस चीज़ की गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट जान लेती है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसको नहीं जानती है। एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट अ पर्सन, गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम. सो यू एक्चुअली हैव टू वर्क विद द सिस्टम, मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज एडिंग वैल्यू टू दैट सिस्टम एंड देयर एजेंडा, एंड देयरफॉर whatever you do will be taken note of. And to do this, we picked up 3 areas. One area is research. Research, our first focus on research is essentially global indices. What is this India narrative? अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल एम्प्लॉयमेंट में बहुत चर्चा चल रही है, तो अब एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, इसी पे सवाल जवाब हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, वो कहते कोई कहता है कि बेरोज़गारी नहीं है। तो वेयर इज़ द ट्रूथ? या तो आप अपने कमरे में बैठ जाइए, एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना दीजिए, उसमें खूब सारा डेटा डाल दीजिए और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगा लोगों के बोलिए कि जी इतने मिलियन लोग बेरोज़गार हैं, या फिर आप खिड़की के बाहर झांक के देख लीजिए कि कितने बेरोज़गार आपको दिख रहे हैं। तो जो इकोनॉमिस्ट अप्रोच है या जो सर्वे वाली अप्रोच है, जो लार्ज सैम्पल्स वाली अप्रोच है, वो स्प्रेडशीट वाली अप्रोच है, और जो दूसरी खिड़की के बाहर देखने वाली अप्रोच है वो फील्ड रिसर्च वाली अप्रोच है। तो अगर आप बाहर जाते हैं, तो इसका भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोग ये नैरेटिव्स को कैसे विश्वास कर लेते हैं, हाउ डू वी स्टार्ट बिलीविंग इन दीज नैरेटिव्स. So I made a post on LinkedIn with saying that how many people can refer to me 3 suitable candidates that are unemployed. So 56% people said that they know 3 people who are suitable and are unemployed. So they did not anticipate my next question. My next question was, send me the resumes, because we know a lot of people who have unfilled vacancies. I got one resume of a guy who's still working and is about to be sacked. So where is the truth? So therefore I am not saying that there is no unemployment, there is no joblessness. The truth lies somewhere in between. So you can neither take entirely an economic, macroeconomic yardstick, nor you can take only a field research yardstick. They have to meet somewhere, and that center is what we are trying to find. So this is the nature of research we do. I
came out with a report called Job Generative Impact of Modinomics in last 10 years, and the report talked about under credit-led growth, how many people have created jobs. Now, if you have been given a bank loan by a public sector bank to start a business, have you not employed at least yourself? तो अगर आप उसी को गिन लीजिए तो जितनी जॉब मैं बोल रहा हूँ ना उससे ज़्यादा क्रिएट हुई. So someone has to do this reality check and say that this is what the truth is. Let's not go by the narratives of. The other question I ask is कि आप सारे बैठे हैं यहाँ पे. Not I'll ask you to raise. आप में से एक आदमी है जिसने ये बेरोजगारी का सर्वे भरा हो. ये बड़ा लार्ज सर्वे होता है, बहुत वाइड स्केल होता है. I have yet to come across one person who has filled in this employment survey, so called, which is a national survey and very large. It gets done. Now, who would fill this survey? ये सर्वे इतने सारे पन्नों का है और आपको कोई बच्चा आके बोल देता है कि हाँ जी ये सर्वे करना है बेरोजगारी का है, तो आप उसमें भाग लेंगे क्या? 100% आप उसमें तभी भाग लेंगे जब आप बेरोजगार हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है. Isn't that the truth? So there is an inherent bias in such surveys. So what we are trying to do is we are trying to put some sense of realism. जैसे कि आप जरा statistics के पर्दे के पीछे झांक के देखिए कि इसमें सच क्या. Another example I give, जब हम छोटे होते थे तो ये हिंदुस्तान लीवर से वो सर्वे करने वाली लेडीज आती थी. अब हम बड़े नीचे तबके से थे और देसी साबुन की चक्की से कपड़े धोए जाते थे घर में. तो सर्वे वाली आंटी आती थी और पूछती थी कि आप कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, तो मम्मी बोलती थी रिन. बिकॉज इन द आईज ऑफ दैट सर्वे लेडी शी लुक्ड ऑफ अ हायर तबका देन शी एक्चुअली वॉज. एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स टू सर्वेज. दैट्स ऑल्सो अ हार्ड फैक्ट कि वो जो सर्वे ले रहा है वो चाहे कुछ भी ना हो, बट उसकी नज़रों में आपकी क्या अहमियत है वो आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, तो आप जवाब भी गलत देंगे. So keeping these things in mind, we said we have to look at some of these surveys and see where the truth is. So what has happened in post-WTO world is that nationalism now dominates. Every country wants to. WTO तो सबने साइन कर दिया, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हुआ? WTO का बिगेस्ट बेनिफिशियरी हुआ चाइना, because all of manufacturing moved to China. So now they have realized that this is a mistake. We can't do this. So that manufacturing has to come back from America to Europe to everyone is trying to bring the manufacturing sector back. So what is to be done then? Because आप ट्रेड बैरियर का तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप बोलोगे कि जी आपके जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स तो बहुत अच्छे हैं इंडिया में, इट्स गुड इनएक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल्स, बट आपका ESG बड़ा खराब है. So therefore we will not buy from you. Now two completely unrelated areas. So these are the kind of compliances that are being created and coming across, which is going to come and hurt us in a very bad way. And there are two problems in this is that they will pick up 2-3 areas where India is the worst performer in their eyes. और क्या होगा कि कोई भी इंडेक्स है, वो हंगर का इंडेक्स है तो उसमें भी वो डाल दिया, वो ई गवर्नेंस का इंडेक्स है उसमें भी वो उस पैरामीटर की उसमें अहमियत है कि नहीं है. आप हर पैरामीटर में अगर हर इंडेक्स में अगर आप डाल दोगे तो आपकी रैंकिंग कमी होगी. इसकी अहमियत क्या है ये इंडेक्स में होना भी चाहिए, कोई पूछता नहीं है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, इसके 3 सॉल्यूशंस हैं. पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि आप ग्लोबल इंडिसेस को लीजिए और उनको देखिए कि ये पैरामीटर्स क्या यूज़ करते हैं, व्हाट इज इट दैट दे आर रियली मेजरिंग, एंड देन क्वेश्चन द रेलेवेंस ऑफ इट और से इज दिस अप्रोप्रिएट in the Indian context, or even if is it even appropriate in the global south concept, or is it applicable only to the global north. तो उसी को करके कुछ सेंस आ जाएगी उसके अंदर. दूसरा ये है कि आप
इंडियन इंडेक्सेस बनाइए कि इस एरिया के अंदर इंडेक्स ही नहीं है तो ये हमारा है, तो ये मापदंड अब हमारा हुआ। अब आप बताइए इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं। सो दैट अगेन विल change the conversation. So there are three possible approaches, and what we're going to present to you today is all three. And what is it that can be done? And if this is relevant to answer Sanjay's question, government will certainly take note of it, because we'll see that this is relevant. So if you look at the India narrative in global indices, in human development, we are 134 out of 193. In hunger, we are 111 out of 125. Gender inequality, 108. Even our sovereign rating is BA3. E-Government Development Index, we are 105 out of 193. Now, these are various global agencies doing that. And how many of you would, even if you don't know about other areas, how many of you would agree that in e-government, we are 105 out of 193 countries? I don't think anyone in India would agree to that rating. So as I said, there are three options. One option is relook, discuss and suggest improvements in the current indices. Second option is create global indices in greenfield areas like corporate digital responsibility or ESG, where India has a story and we say now you measure it as per our benchmark. And the third is create Indian indices that measure global performance as a counter to the existing global indices, which means आपकी परिभाषा ह्यूमन राइट्स की ये है, हमारी ये है, तो आप हमारी परिभाषा पे कितने खरे उतरते हैं आप ये बताइए. So these are the three possible approaches, and you know our Excellence Center has been working on this very extensively. So option one is relook, discuss and suggest improvements in the current indices. So there are several valid criticisms of global indices. If you look at human development is reduced to a number, कि ये आपके 5/10 नंबर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वो क्या हुआ, वो एक एवरेज आ गया. तो उसमें क्या है कि मेरी ह्यूमन डेवलपमेंट और अंबानी साहब की ह्यूमन डेवलपमेंट एवरेज हो गई. ये क्या सही तरीका है? अगर आप बोलिए कि एक आदमी 10 रुपये कमाता है और दूसरा आदमी 1000 करोड़ कमाता है, तो उसकी आप एवरेज ले लीजिए और बोलिए जी एवरेज दोनों मिला के एवरेज जो है जी 5000 करोड़ कमा रहे हैं. सही मापदंड है क्या? सो देयर इज अ प्रॉब्लम. सेकेंड इज देयर इज एम्फोसिस ऑन इनकम. अब इंडिया के अंदर देर आर सो मेनी सब्सिडीज दैट वी गिव. वी लुक एट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. आपके पास रहने का मकान है कि नहीं, आपके पास पीने का पानी है कि नहीं, आपके पास खाने का राशन है कि नहीं, आपका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं. एंड देर आर डेवलपमेंट मॉडल्स दैट आर more applicable in global north than global south. You have to provide all these things as a function of governance. They add up to something, right? Because if you are having an income of 10,000 rupees and on top of that you are paying for your ration, you are paying for your school, you are paying for your health, you would need that much more income. So instead of doing that, the government is giving you all these things as subsidies. So should you ignore that these things are happening and not count them as income? Because that's a conditional money transfer. It's an in-kind income which has been transferred to you. There are data limitations. Reliable data may not be available, leading to inaccuracies. Neglect of inequality, as I said, it doesn't measure inequalities within the country. Similarly, hunger के अंदर भी measurement challenges हैं. There is a lot of political manipulation that happens. Narrow focus. Some indices may just focus on caloric intake without nutrition quality or aspect of food security. Short-term focus. Same thing with gender indices. There is a cultural bias. Now, if there is a cultural context to women empowerment, let's say in Saudi Arabia or in India, can you negate that and say now you take our yardstick? So there is a one-size-fits-all approach which may not work. So there is a need to have variations which are maybe country by country or region by region. E-government index, digital divide may not be fully, can you access digital technologies is one story, but can you use them is another. Then there is cultural context. How do people interact with the government? Do they interact with the government directly? Do they interact through intermediaries? And then there are rapid technological changes. आप measure कर रहे हैं landline और दुनिया तो mobile हो गई.
तो इंडेक्स ही गलत है. तो इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडियन रियलिटी. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अब इसके अंदर ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह में जाके हायर लर्निंग में जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि गरीबी है तो लोग कम पढ़ते हैं, उसके बाद काम करना शुरू कर देते हैं. तो हमें क्या मेजर करना है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मेजर करनी है कि कितने लोगों ने एनरोल किया स्कूल में, वो मेजर करना है. सिमिलरली ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जो मैंने बताया कि आप सिर्फ इनकम पे देख रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट हुई कि नहीं की. अगर उसको हम डाल दें सैनिटेशन में, पाइप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में, हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड पक्का हाउसेस, तो सिर्फ इतना ही बदलने से हमारी रैंक जो है 134 से 97 हो जाती है. नॉट दैट आई एग्री विद द रेस्ट ऑफ द इंडेक्स, बट आई एम सेइंग कि चलिए आप ही का मापदंड मांग लेते हैं, बट कम से कम डेटा तो आप सही लगाइए इसके अंदर. तो इफ दे करेक्ट जस्ट दिस मच, just look at the huge jump you get on human development. Same thing with hunger index. Your current rank is 111 out of 125. If we change child stunting with child underweight and child mortality with neonatal mortality rate, our rank jumps to 75 out of 125. Gender inequality is my favorite subject. It's again a very European construct. So a large amount of weightage is given to elected female representatives in the parliament. Now, in Europe and smaller countries, they have only the parliament. We are a large country, 1.4 billion people. We are a federal structure. So we have central government, we have state governments, and we have Panchayati Raj institutions. So if you add elected women across the 3 tiers, we would possibly have the largest contingent of elected women. I think it's close to 1.2 million if we take care of all the contingents. And her rank is 76. So, जेंडर इक्वालिटी की परिभाषा जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक क्यों सीमित रखी है आपने? पार्लियामेंट में क्या होता है? दे हैव लेजिस्लेटिंग पावर, दे आर एम्पावर्ड. वेल, सो इज अ ग्राम प्रधान, सो इज अ वुमन हु इज अ मिनिस्टर इन स्टेट गवर्नमेंट. हाउ इज शी एनी डिफरेंट? It is just that they simply don't get a federal structure. Similarly, global gender, एक और चीज़ डाल दी कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. उसके आगे उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. अब ये हेल्थ कौन डिफाइन करेगा? अब जेंडर गैप में आप या तो जेंडर मैप कर लीजिए या आप हेल्थ मैप कर लीजिए. हेल्थ के लिए आपके पास अलग इंडेक्स है ना, इसके हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं. तो ये आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू क्वेश्चन. सो इफ यू से आवर हेल्थ रिकॉर्ड इज पुअर, ओके, आई एग्री, सो लेट मी बी रेटेड पुअरली इन हेल्थ, बट आई एम बीइंग रेटेड पुअरली इन जेंडर बिकॉज a higher percentage of women may not be healthy, but overall population also larger percentage may not be healthy. So what is the aberration? E-government is the second area. Now the biggest success story in India is mobile, Jan Dhan, Aadhaar, mobile, public digital infrastructure. And you would be shocked to know that in any global e-governance index, public digital infrastructure is not taken into account. Is it even believable? And they are still measuring broadband internet services कि कितने घरों में ब्रॉडनेट इंटरनेट कनेक्शन है. सबके पास हाथ में तो 5G लेके घूम रहे हैं. अगर वो 5G सब्सक्राइबर आप इंडिया के ले लीजिए या ब्रॉडबैंड मोबाइल इंटरनेट के ले लीजिए, तो मतलब आधी दुनिया की पॉपुलेशन एक तरफ और हमारे सब्सक्राइबर्स एक तरफ. अब वो ब्रॉडबैंड घर में किसने टेलीफोन तार से लगवा रखा है, तो वी हैव बाईपास दैट थिंग. So why is it that India doesn't question this? Okay, why telephone users replaced by mobile phone users? Expected years of schooling. अच्छा, अब ये e-governance से expected years of schooling का क्या लेना देना है? Even my domestic staff, which is barely educated, can work on a mobile. They send SMS, they send voice messages, they can transfer money on UPI. What has education got to do with e-governance?
So again you find that in e-governance they'll put education as a criteria because they'll rank higher. ई-गवर्नेंस का तो मायने ही ये है कि आप चाहे पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपको उसमें इंक्लूड करना है तो आप वॉइस से भी काम कर सकते हैं. IVR भी है हमारे यहाँ. So this is again not question. Online services available has to be replaced with online services provided by the government. हमारे यहाँ तो इंटरमीडिएट्स हैं, CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको एक इंटरमीडिएट की सुविधा है कि आप इनके थ्रू उसको इंटरेक्ट कर सकते हो. एंड देयर वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस in India that happen through intermediaries. So this is also not taken into account. So if we just change this much, our rank of 105 out of 193 jumps to 17 out of 193. Yeah, you can clap. So the thing is, who will engage? The problem is that within the government there is no capacity. And if this question is referred to within the government, it will possibly go to an economist who would not understand digital technologies or the socio-economic dimensions and may just end up agreeing with this, which is their viewpoint. And that is why these indices have not changed, because if you look at other countries, who are the people who study these indices, and so you'll see social scientists doing it, you will see people from domains working on it. India is the peculiar country where only economists work on it. And so there is a lot of obviously gap in terms of the socio-economic reality. And so therefore I am not saying economists are useless. They are also very relevant, but you have to find the center between statistics and social reality. Sovereign ratings. अब ये घूम घाम के सारे इंडेक्स, आपको पता है कि सॉवरेन रेटिंग के अंदर वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स नाम की एक चीज़ है, उसको भी देखते हैं. उसका क्या लेना देना सॉवरेन रेटिंग से कि आपने उधार लिया तो आप वापस दे सकते हो कि नहीं दे सकते. So if you just look at Moody's, which is supposed to be the gold standard, they look at, in growth, they look at average real GDP growth, median absolute growth deviation, two areas. They don't look at stock market capitalization to GDP ratio, trade to GDP ratio, manufacturing purchasing managers index. Scale of economy is measured only by nominal GDP. What about capital expenditure to GDP ratio? What about foreign exchange reserves to external debt? What about external debt to GDP ratio? In national income, they look at only GDP per capita. Consumption expenditure देखते ही नहीं है. Contribution of agriculture and services to and industry to GDP देखते ही नहीं है. And all these things have a logic. So who's going to sit across the table and discuss it with them? Similarly, quality of institutions, policy effectiveness. So they'll say कि quality of institutions में वो ले लेते हैं literacy rate. अब literacy rate का sovereign rating से क्या लेना देना है? और अगर आपने देखना है तो फिर आप उसकी impact assessment कीजिए कि literacy आपने दे दी, उनको आता भी है कि नहीं आता है. लिटरेसी, कौन सी लिटरेसी आपको चाहिए? इकोनॉमिक लिटरेसी चाहिए, क्या वो काम कर सकता है? सॉवरेन रेटिंग का किससे लेना देना है? क्या आपने उसे रामायण पढ़वानी है? सो पॉलिसी इफेक्टिवनेस, fiscal policy, monetary policy. India is a startup story. We are also improving in ease of doing business. We are also improving in multidimensional poverty. We are improving in healthcare expenditure to GDP ratio. So why is this not policy effectiveness? Why? Because it is not relevant to Europe. Fiscal strength they measure only by debt burden. भाई आपकी capability क्या है debt pay करने की? Country's revenue to tax revenue to GDP क्या है? तो अगर ये हम सारी चीजें उन्हीं की परिभाषा लेके उन्हीं को पिला दें तो हमारी ये रेटिंग है. हमारी रेटिंग AA1 आती है BA3 से, जो कि चाइना और USA के बराबर है. तो एक जो मैंने बोला दूसरी अप्रोच के, एक अगर हम अपना इंडेक्स बताएं तो हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमें नहीं लेना, हम टॉप 10 इकोनॉमीज ले लें दुनिया की. और जो मैंने पैरामीटर्स बोले हैं सिर्फ दो पे अभी हमने स्टडी किया है, एक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पे और एक ई गवर्नेंस में. This is real data. I can give you the data and anyone can actually check it. So UN rank for China on e-governance is 43, ours is 1. India's rank is 105, ours is 2. 3 is Japan, 4 is Italy, 5 is France, 6 is Canada, 7 is Germany, 8 is UK, 9 is Brazil and 10 is USA. Same thing on sovereign rating. If you take into account the broader parameters that I have mentioned,
India's rank, China's rank, and USA's rank, and Germany's rank, and Canada's rank is the same, AA1. And why this matters? It matters because it impacts your borrowing cost. It impacts your FDI. Now, India today borrows at a higher rate of interest than USA does because our rating is BA3. Why should it be BA3? Now, the problem is that there is no system within the government who looks at all of this. So, if you go to Ministry of Statistics, they will look only the statistical part of it. If you go to social sciences, I don't know which ministry looks after social sciences. Is there a ministry looking after social sciences? Social, no, they look after social welfare, which is SC, ST, OBC, but no social science. So, there is no ministry for social science or social development. You have social justice, but you don't have social development. So, that's possibly a gap. So, with this, I come to the end of my presentation as to how the global narrative, driven by the global north, is creating this anti-India thing led by the liberal left narrative that has been going on for 40, 50 years, and the chime is now to give a knowledge-based answer to this. So, this was one approach, which is उन्हीं के इंडेक्स लो, उनको ठीक करो और उनको बताओ कि हमारी एक्चुअल रैंकिंग क्या है. So now I come to part 2, what India is a digital success story, and what we are doing in digital is not well known at all in the world, and if the whole world is going to be digital, there is going to be a concept of corporate digital responsibility or a government digital responsibility. How responsible, like you say, corporate social responsibility, ESG, how responsibly are you digitally? Because the whole world is going digital, and so we worked out on a framework and an index, and we have Sriji who's going to be presenting that. We put together actually a task force. So this is the work of the task force that he's presenting. Come, Sriji.